दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अनुस्वार मंच पर एक विचार विमर्श के लिए। और आज हमारे साथ हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, जो जिनके किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें 100 में से 99 लोग साहित्यिक क्षेत्र में जानते हैं। नमस्कार सर, मैं आपको जी नमस्कार। आभार कि आपने हमारे लिए समय दिया। जी देखिए डॉक्टर साहब, आप समय देने का क्या है, आप समान धर्मा हैं। हम और आप दोनों एक ही क्षेत्र वाले हैं, समय आपके लिए। एक सेकंड, हम बात शुरू करें उसके पहले हम थोड़ा परिचय सर का देना चाहेंगे। स्नातक डिग्री उपाधि प्राप्त की है, भारतीय प्रसारण सेवा के अधिकारी और स्नातक वो क्या है, एमएससी स्नातकोत्तर जी। आकाशवाणी के पूर्व निदेशक, एफएम गोल्ड चैनल, एफएम रेनबो, इंद्रप्रस्थ चैनल, राजधानी चैनल, युवाणी चैनल और AIR हिंदी उपग्रह चैनल के साथ जुड़े हुए रहे। पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, आकाशवाणी। साहित्यिक उपाधियां, दुष्यंत कुमार द्वारा स्थापित हिंदी गजल को आगे बढ़ाने में प्रमुखता से काम किया और पहली गजल 1977 में सारिका में प्रकाशित हुई थी। कविता की 30 विधाओं में काम किया, मैं तो देख करके दंग हूँ। गीत, नवगीत, गजल, छंद मुक्त कविता, दोहा, माहिया, पद, मुक्तक, रुबाई, हाइकू, घनाक्षरी, सवैया, कुंडलिया, छड़िका, कैमुकरी, त्रिवेणी आदि में रचना कर्म किया और देश की तो लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख और गजलें छपी हैं। साहित्य अकादमी से गजल संचयन कमलेश्वर द्वारा संपादित हुआ था। हिंदुस्तानी गजलें दुष्यंत जी ने किया, गजल दुष्यंत के बाद तथा अनेक संचयनों में गजलें शामिल रही आपके। साहित्य अकादमी के बाल कविता संचयन में भी बाल कविताएं शामिल हुई। वाह सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि कविता लिखते लिखते मुझे इतनी नई चीजें आपके उसमें देखने को मिली। वाह। कविता में कोश, अनुभूति आदि अनेक वेबसाइटों पे कविताएं संकलित हैं। आप वेनेजुएला में आयोजित विश्व कविता महोत्सव में भी भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। दुबई अंतर्राष्ट्रीय कविता महोत्सव में 2016 में भारत के हिंदी के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। 2010 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान प्राप्त हुआ। 2010 में उत्तरी आयरलैंड के कई नगरों में कविता पाठ किया। 2014 में मॉस्को के हिंदी सम्मेलन में भागीदारी और कविता पाठ। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 2005 में पोलैंड, त्रिनिडाद, सूरीनाम और इंग्लैंड में कविता पाठ। आपकी कविताओं का अनुवाद अरबी, जापानी, स्पेनिश, इटालियन, रूसी, अंग्रेजी, तमिल, असमी, मलयालम, डोगरी आदि भाषाओं हुआ और स्पेशल विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा जैसे भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया आदि के द्वारा कविता पाठ के लिए समय समय पर आपको आमंत्रित किया गया। गजल संग्रह खुशबू तो बचा ली जाए पर MPhil की डिग्री ग्रांट प्रदान की गई। स्टार प्लस चैनल द्वारा कविताओं की धारावाहिक नाट्य प्रस्तुति भी की गई। मीडिया के साथ मीडिया संबंधी उपलब्धियां भी बहुत है। 6-7 विश्वविद्यालयों से मीडिया अध्ययन हेतु अतिथि व्याख्याता भी रहे, परीक्षक भी रहे। अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया। 35 वर्षों के कार्यकाल में 27 वर्षों तक आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ संबद्ध रहे। तो इस प्रकार इतना बड़ा बायोडाटा है कि वाह। तो सर आज हमने तो पहला लाजिमी सवाल यही है कि साहित्यिक यात्रा वस्तुतः कहाँ और कैसे, कब और कैसे प्रारंभ हुई और किसकी प्रेरणा आपको मिली? जी 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 देखिए, मैं तो गांव से आता हूँ जी और पुखराया के आगे जाके थोड़ा मैंने, अगर आगरा की तरफ चलते हैं हाईवे पे, तो
अब वहाँ मेरा एक गांव है, वहीं के हम हैं। और फिर हम शहर में आ गए, कानपुर में आ गए थे जब हम जी सर। कक्षा 3 के विद्यार्थी थे, तो वहां आ गए थे। तो और बहुत एक सामान्य सा, मैंने पिताजी की हमारी जरूर एक जमाने में जमींदारी थी, लेकिन वो सब वो कुछ ऐसा हुआ था परिवार में, आपस जो होता है कुछ, तो हाँ स्वाभाविक। बुरी बुरी हालत में पहुंच गए थे। और कुछ ऐसा कांड वांड हुआ था जिसमें वो बड़ा मशहूर हुआ था उस जमाने में। तो पिताजी के लिए वहां के एक जो दरोगा थे, उन्होंने अपनी जान दे दी थी। वो बड़ा मशहूर देश भर में, क्योंकि जो हमारे पहले कानून मंत्री थे भारत के, उन्होंने हमारे पिताजी के केस की पैरवी की थी। ओ तो खैर, तो मतलब तो फिर हम लोग, कुल कहानी है कि हम लोग बड़ी उस हालत में आ गए थे, बहुत अच्छी हालत नहीं थी। तो बहरहाल इस नाते कोई उस तरह का वातावरण तो नहीं था कि कोई साहित्यिक वातावरण हो, कुछ हो, लेकिन मैं बचपन से बड़ा भावुक था। और मेरी माँ जब वो शाम को संध्या के वक्त जब वो भजन वगैरह गाती थी, तो वो पता नहीं कैसा अलौकिक सा वातावरण बनता था। तो मुझे कविताओं में विशेष रुचि थी, कविताएं याद हो जाती थी। और तो यही सिलसिला चलता रहा। वो तो बात है कक्षा 9 में जब मैं था, और ये चला आपका ये आंदोलन हिंदी को लेके। उस आंदोलन में जिस तरह से वहां वो लाठी वाठी भी चली, तो वो हिंदी प्रेम में मेरी पहली कविता आई है। वो कविता कैसी थी, तो कुंडलिया छंद में, क्योंकि मैं पढ़ता था तो ये जैसे पत्रिकाओं वगैरह वो भी पढ़ी थी, और नहीं उसमें धर्म में भी छपती रहती थी अच्छा, उस जमाने में। तो मुझे एक वो बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता था ना, कि हाँ पहले दोहा है, फिर उसकी पंक्ति इधर लेके आए। तो क्योंकि मैं किसी विधा से कुछ परिचित नहीं था, तो मुझे वो कुंडलिया फॉर्म में एक कविता हुई, और हिंदी को लेकर के। तो वो कहीं महाविद्यालय जो हमारा विद्यालय था उसकी पत्रिका में छप गई होगी, छपी शायद, मुझे इतना भी याद नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मैंने शायद छपी। और बस ऐसे ही जब 71 की लड़ाई हुई, तो उस वक्त जैसे होता है एक बड़ा भावुकता का वातावरण होता है, तो उस समय कुछ कविताएं हो गई। लेकिन ये ऐसे ही चलता रहा। और लेकिन सिलसिला ये शुरू हुआ कि हमारे वहीं कानपुर में एक कवि सम्मेलन जो है, बहुत बड़ा विशाल कवि सम्मेलन होना। तो मेरे एक मित्र थे, वो जो मेरे क्लास फेलो थे, तो वो उनके मित्र जो है उसके संयोजक उसमें थे। तो उन्होंने मुझे बताया, तो वो कवि सम्मेलन ऐसे कहीं हुआ तो मैं सुनने जाता था। तो वो फिर उसकी गूंज बड़े दिनों तक रहती थी। तो तब जो है उन्होंने उस तो कि मैं वो सुनने गया। तो ऐसे उस वक्त मतलब एक हुआ कि हम कविता में आए, सक्रिय हों। तो कदमनी में छणकाएं छप गई, कुछ इस तरह का चलता रहा। फिर वो हमारे पड़ोस में जो परिवार था, उसके जो है उनके दामाद जो थे, वो कवि थे, कवि सम्मेलनों में जाते रहते थे। फिर उनको किसी तरह खबर लगी, उन्होंने मुझे बुलाया, सुना। तो फिर वो उन्होंने मुझे कवि सम्मेलन वगैरह में इंट्रोड्यूस करा। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 1974 से। तो और पहली बार मैं मतलब कानपुर की ही कवि सम्मेलन या गोष्ठी वगैरह में जाता रहा। 75 में जब घनघोर आपातकाल लगा था, तो वो मेरा पहला कवि सम्मेलन था अपने शहर से बाहर। और वो देश के गृह मंत्री जो है, उनके जन्मदिन पे कवि सम्मेलन था। यानी शीला दीक्षित के ससुर जी जो है, वो उमाशंकर दीक्षित जी, तो वो ग्राम उगू गांव में वो कवि सम्मेलन था। और उसमें कितने केंद्रीय मंत्री, पता नहीं सैकड़ों सांसद, विधायक, उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल वगैरह वगैरह था। तो मैं उसमें से बिल्कुल युवा कवि था। वो मेरा पहला कवि सम्मेलन था। तो बस वो वहां जिस तरह, मतलब मुझे तो पता नहीं होता तो कि दूसरा चक्र और ये सब नहीं, तो मैं अपना पहले कवि सम्मेलन चक्र में सुनाया, बहुत अच्छे से लोगों ने सुना। और मैं तो फिर मेरे तो जैसे नींद झपकी आ गई। तो मुझे वो हमारे सुमन दुबे जी जो लेकर के गए थे, तो उन्होंने जगाया, अरे तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। तो वही मैं जब दूसरे चक्र में जाके खड़ा हुआ, तो वो लगातार तालियां ही गड़गड़ाती रही। तो वो मेरे लिए बड़ा रोमांचक अनुभव था। रोमांचक अनुभव, ठीक बात है। और वो तालियां जीवन भर के लिए मेरे मतलब एक तरह की पूंजी बन गई। और जब भी कभी बहुत गैप हो जाए कविता लिखने में, या जब कोई धर्म संकट हो जाता है कि मैं तो सरकारी नौकरी में रहा हूं, आप जानते ही हैं, वो भी बहुत
महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पे रहा हूँ। संवेदनशील ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन वो तालियां जो है मेरी प्रेरणा स्रोत रही। मैंने उसकी कविता के साथ कभी कोई मतलब उसको डाइल्यूट नहीं किया, कभी कोई डर नहीं रहा इस तरह से कि भाई कविता से मुझे नौकरी मिली है और कविता की वजह से अब जो होना हो। तो वो तालियां मेरे लिए बड़ी वो बन गई। फिर तो एक सिलसिला चल निकला, कवि सम्मेलनों में जाना शुरू हो गया। 80 में मैं जब यूपीएससी के जरिए इसमें आ गया आकाशवाणी में, फिर वो कवि सम्मेलनों में जाने का सिलसिला जो है वो थम सा गया, क्योंकि जब से मैं आकाशवाणी में आया उसके बाद मैंने कभी कोई इस तरह से कि अब कवि सम्मेलन की वजह से मतलब छुट्टी लेके और आप जा रहे, नहीं। वो फिर मैं अपने काम में पूरी तरह रम गया और वही मेरे लिए सबसे प्राथमिकता रही। और हाँ, कभी छुट्टी है, कहीं शहर में है, जो भी है सब वो फिर वो भागीदारी वही तो करते रहे। लेकिन वो जो एक चेन चलती थी कि आज हम बनारस में हैं तो कल मिर्जापुर में हैं तो फिर यहाँ है, वो चेन जो है वो फिर टूट गई। और बीच बीच में कभी जैसे मतलब कहीं छुट्टी हुई, कुछ हुआ और कहीं चले गए, वरना उस तरह तो उतना हुआ, वरना फिर हम अपने काम में उस तरह रम गए। कविता लेखन चलता रहा, छपना चलता रहा और भागीदारी भी मतलब जैसे अब शहर के शहर में है वो है तो वो उतना कुछ चलता रहा। जी जी, तो ये क्रम चलता रहा। जी जी, इस अवसर पर या इस पॉइंट पर हम चाहेंगे कि अगर आप कोई अपनी कविता सुनाएं जो आपने उस समय लिखी हो और मंच पर गाई हो। जी जी, हाँ, वो क्या था कि उन दिनों मेरे शुरुआत जो हुई वो व्यंग्य कविता से हुई। हाँ। और व्यंग्य खूब जमते थे। हालांकि बाद में मैं थोड़े मतलब 2-3 साल के बाद मेरा मन थोड़ा उचटने लगा था। और उचटने इसलिए लगा था कि मैं देखिए मेरा जो कवि सम्मेलन में अमूमन जो साथ वात में होते थे हास्य कवि, तो वो मतलब अब मेरी वो हास्य व्यंग्य में मेरा भी उस तरह से नाम आ गया। लेकिन मेरी सोच जो थी वो गंभीर सोच थी और मैं कोई उस तरह का, मुझे मनोरंजन नहीं करना था ना उस तरह करना था। ठीक है, मेरी कविता व्यंग्य कविता होती थी। तो फिर मैं कहीं से तो फिर आगे जाके फिर वो अलग कहानी फिर मैं बाद में बताता हूँ। फिर मैं किस तरह से वो फिर गजल में आ गया तो वो एक सिलसिला टूटा। लेकिन शुरुआत में व्यंग्य से मैं सुनाता था। तो मैं एक उस शुरुआती दौर की एक व्यंग्य कविता आपसे साझा करता हूँ। जी सर, जी सर। तो वो कविता यूं है कि कौन कहता है मैंने गरीबी हटाने का वादा पूरा नहीं किया, कि कौन कहता है कि मैंने गरीबी हटाने का वादा पूरा नहीं किया। अरे मुझे व्यर्थ बदनाम करने वालों, मेरे खिलाफ जनता के कान भरने वालों, मुझको ही देखो ना, मुश्किल था 2 जून की रोटियां जुटाना और अब मेरी हालत देखकर बताना, शानदार कोठियां हैं, इंपोर्टेड कारें हैं, बहारे ही बहारे हैं। कि शानदार कोठियां हैं, इंपोर्टेड कारें हैं, बहारे ही बहारे हैं। अब धर्म से बतलाना मेरे भाई, मैंने गरीबी हटाई कि नहीं हटाई। अब धर्म से बतलाना मेरे भाई, मैंने गरीबी हटाई कि नहीं हटाई। हाँ, ये जरूर है कि मैंने हमेशा गांधी जी के आदर्शों का पालन किया है और जो बात औरों को कही है उसे पहले खुद किया है। इसीलिए जनता को गरीबी हटाओ का नारा देने से पहले मैंने खुद को माला माल कर लिया है। जनता को गरीबी हटाओ का नारा देने से पहले मैंने खुद को माला माल कर लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यंग्य कविता थी। और बहुत सारे व्यंग्य थे, बड़े एक दहेज पे व्यंग्य था। दोनों एक आपको आपातकाल में एक सूची रखना अनिवार्य हो गया था ना, एक बोर्ड रखते थे जिसमें रेट लिस्ट होती थी, चीजों के दाम होते थे। तो उसको आधार बना के फिर एक व्यंग्य कविता थी, बहुत लोकप्रिय हुई, उसकी बड़ी मांग हुआ करती थी। तो इस तरह से वो व्यंग्य मतलब का सिलसिला चला। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि मेरा फिर मन नहीं भरता था, तो मैं छटपटाहट थी और बीच बीच में मैं साथ के साथ गीत वगैरह भी लिखता था और कभी जैसे सेकंड राउंड वगैरह हुआ तो सुना भी देता था, उस तरह की चीजें। तो फिर जो है वो आपातकाल के दौरान ये सारिका का विशेषांक आया, कमलेश्वर जी ने संपादित जो किया, दुष्यंत जी की इसमें गजलें थी सारी की सारी। और वो फिर उसने मुझे बहुत एक रास्ता दे दिया और मुझे ये लगा, क्योंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, कि ये विधा बहुत अच्छी, इसमें 2 पंक्तियों में आप अपनी बात कह देते हो, कह सकते हो। गजल में ये भी सहूलियत है कि आप एक शेर में कुछ कहो, एक शेर में कोई और विषय, एक तीसरे में और। तो वो विधा मुझे बिल्कुल भा गई। तो इसीलिए वो अगस्त या में शायद निकला था ये सारिका का विशेषांक, और ये मार्च के जो है अंक में
मेरी ये गजल छपी। और फिर वो, और ये तब तक ये सारी चीजें मुझे बहुत ये चीजें नहीं पता थी जी ये सर। तो बाद में मुझे पता लगा कि इस विधा में, यानी दुष्यंत जी ने जो गजल विधा स्थापित की, वो कानपुर में मैं पहला कवि था। कुछ लोग लिख रहे थे वो उर्दू के पैटर्न पे, वो ठीक है गजलें लिख रहे थे, लेकिन ये जो जो धारा थी दुष्यंत जी वाली, उसमें मैं कानपुर का पहला व्यक्ति था, सारिका में छपने वाला भी पहला कवि था। तो फिर वो सिलसिला चल निकला और गजल में। और ये सच है कि उस समय मैं ये देखे कि गजल को लेके तरह तरह के विवाद खड़े हो रहे थे, बहुत सारी जी। बहसें चलती थी। उर्दू के किसी मंच वगैरह में जाओ तो वहां भी आपस में एक होता था कि ये अब हिंदी वाले गजल में आ गए हैं क्या, मतलब उस तरह का होता था। और हिंदी में वो कवि सम्मेलन में लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो है कहते थे बेटा तुम्हें, अब सामने तो नहीं कहते थे, मंच मंच पे तो नहीं कहते थे क्योंकि बहुत गजल मेरी वो ठीक बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था, खूब जमती थी, लेकिन वैसे अलग से बेटा ले जाके कहते बेटा तुम्हें ये गजल लिखने की क्या पड़ गई, हिंदी में इतनी सारी विधाएं हैं, ये है फला है वो है। तो भी गजल को अब वो पता नहीं क्या उनके जहन में क्या बात थी क्या था। और बड़े बड़े दिग्गज लोग, नाम पे नहीं लूंगा, पद्म विभूषण से सम्मानित ऐसे ऐसे लोग, तो वो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं गजल लेखन चलता रहा। फिर वो ये है कि जब मैं गीत तो शुरू से ही लिख रहा था फिर वो जब आप उसमें आते हैं तो स्वाभाविक रूप से नई विधाएं जुड़ती चली गई आपको। फिर जाहिर है कि मेरे ही नहीं और बहुत सारे लोग हैं जो भाई गजल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गीत है तो नवगीत लिखते हैं वो वहाँ, और सारे वो प्रकार की वैरायटी जो है ना, जो मन में आ गया जिस टाइम। तो अब आप देखिए गजल में यही है कि आप एक शेर में 2 पंक्तियों में कोई बात कहते हैं तो वो जो गजल लिखेगा वो दोहा जरूर लिखेगा, और तो वो क्योंकि वहां भी वही 2 पंक्तियों वाला मसला है। तो जब आप 2 पंक्तियों में वो जब आप दोहा लिखते हो तो हाइकू लिखने का मन करे, क्योंकि वहां तो और आपको छोटा मतलब 17 वर्ण में सारा कुछ कहना है। तो वो हाइकू कमलेश भट्ट कमल जी के घर में जाना हुआ, वहां किसी का वहां तो उन्होंने वो फिर हाइकू वाली वो पत्र पे तो मन किया तो फिर हाइकू लिखने लगे। तो ऐसे ही क्रम से चीजें जुड़ती चली गई। फिर वो मैंने देखा कि बहुत सारी हमारी जो विधाएं हैं, इतनी ऐसी विधाएं हैं और ये विलुप्त होती जा रही हैं। तो फिर वो भी एक मेरे जीवन का एक तरह से मिशन बन गया कि विधाओं को मतलब एक जो है किसी तरह इन पर जो है ध्यान आकर्षण किया जाए। और तो उसका ये लाभ हुआ कि मान लीजिए एक माहिया का उदाहरण दूं मैं, ये नहीं मेरे अलावा भी कई लोग लिख रहे थे, अभी भी लिख रहे हैं, मेरे से पहले लिख रहे थे, लेकिन वो चीजें बड़ी कहीं ना कहीं मतलब वो सामने नहीं आ रही थी और न उन पर कोई विचार विमर्श होता था। तो मेरा सिर्फ एक ये रहा कि जो साहित्यिक समारोह, बड़े बड़े लिटरेरी फेस्टिवल हैं, तो वहां पर उन चीजों को मैं लेकर के गया। उसका लाभ ये हुआ कि जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस भी चली कोरोना के दौरान, एक पाठशाला मैंने चली, साल भर चली, एक एक विधा पर मैंने उसमें बताया लोगों। अब जैसे अगर मैंने माहिया पर वो जो बताया या मैं किसी कार्यक्रम में जाके माहिए सुना देता हूं तो उस जगह पे मुझे ये खबर में हमेशा मिलती रही कि अच्छा वो लोगों ने बताया फोन कि मैंने भी माहिया लिखे हैं, तो वो वहां से 5-7 लोग माहिया लिखना उधर शुरू कर ही देते थे। इधर ऑनलाइन जैसे क्लास हुई तो उसके बाद एक महिला है, उन्होंने एक पूरा खुद अपना समूह बनाया, माहिया समूह, माहिया का ग्रुप। तो वो और ऐसे से लोग, मैं नाम भी ले सकता हूँ, जैसे हमारे सुभाष नीरव जी हैं, वो इतने बड़े कथाकार हैं, अनुवादक हैं, कवि हैं, उन्होंने कभी माहिया नहीं लिखा था, वो उन्होंने भी बहुत सारे माहिया लिख दिए। तो चांस की बात है कि कल सुभाष नीरव जी यहीं बैठे हुए थे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बड़े कई नाम मैं ले सकता हूँ कि जिन्होंने माहिया का नाम भी नहीं सुना था, वो उन्होंने माहिया वो लिखने लगे हैं। तो ये फर्क पड़ा कि कम से कम जो एक मैं काम कर रहा हूँ, मेरी योजना मतलब से जी एक निवेदन ये है कि माहिया का कोई आप उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए। हाँ जरूर जरूर। माहिया देखिए बड़ा हमारी मिट्टी का छंद है, हमारे अपने पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये जो क्षेत्र है यहाँ का छंद है। तो और बड़ा छोटा सा छंद है, 12 मात्राएं, 10 मात्राएं और 12 मात्राएं, ये इसका कुल व्याकरण है। तो और चूंकि लोक छंद है इसलिए उसमें उस तरह की बंदिश नहीं होती, मतलब वो है
तो मात्राएं 12 की जगह 13 भी हो जाती, कई जगह हो जाती, तो वो उसमें कोई वो नहीं है। जैसे गजल में सुविधा है जैसे 2 की जगह 1 मात्रा गिनने का तो मैं 2 एक माहिया सुना देता हूँ आपको, जी सर। और ये गा के ही सुनाया जाता है। ये भी कि देखिए हाँ, हमारी मिट्टी तो में संगीत है, संगीत हमारी है। मिट्टी में, और हमारे जीवन में हमारे यहाँ तो उत्सव, हर चीज को उत्सव मानते हैं। तो वो वही कि हमारे यहाँ तो वही परंपरा थी अब कि वो मैंने गीतों वाली परंपरा प्रमुख प्रबल रही हमेशा। जी सर। तो माहिया सुनेगा जी सर। कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। और एक माहिया ये कि देखो भर मत सपने, वो तरकीब करो सब सपने हो अपने। अब विधा कोई भी हो, उसमें विषय आपकी मर्जी कि आप कहाँ क्या क्या लाते हो। ठीक तो बात है। दो माहिए में और साझा कर देता हूँ। इसी में आप चाहे दर्शन लाइए चाहे जो लाइए, एक माहिया ये है कि मरुथल तो तरसता है। अब देखिए एक संकेतम बात है कि मरुथल तो तरसता है, आवारा बादल सागर पे बरसता है, आवारा बादल सागर पे बरसता है। और एक माहिया, अंतिम माहिया ये सुनिए जी सर। कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का और वक्त की डोरी है, झूला सपनों का और वक्त की डोरी है। तो ये है कि जैसे मैंने बड़े बड़े मंचों पे, जो बहुत प्रतिष्ठित मंच है देश के, वहां भी माहिया सुनाए हैं, बड़ी कामयाबी के साथ लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। ऐसी कोई नहीं, बात अच्छा नहीं, है विधा सर। विधा इसमें कोई हो। गहरता बहुत अच्छी है सर। जी 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 जी। तो ये है, तो यही मतलब इस वजह से ये जो तमाम सारी विधाओं का काम हुआ, वो जी सर। इसीलिए हुआ कि लोग जो हमारे विलुप्त हो रही विधाएं, उनको विलुप्त होने से बचाया जाए। और जो हमारी युवा पीढ़ी जो आने वाली है रचना इस क्षेत्र में, वो उन विधाओं को कम से कम मरने तो ना दें। ठीक है, एक एक विधा जी एक रहती है लेकिन। गुजारिश करूंगा सर। जी जी बताइए। गुजारिश ये करूंगा कि आपने जितनी विधाएं कविता में प्रयोग की हैं, यानी जो छंद या तौर तरीका या डिजाइन यूज किया है, उसका एक संकलन बनाइए जिसमें जी हर जी। कुंडलियां हैं तो 2 पेज कुंडलियां, हाँ महिया हाँ। है तो 2 पेज महिया, मतलब 2 2 पेज हर छंद को या हर प्रकार को या हर प्रकार की प्रस्तुति को दे करके सर एक कलेक्शन बनाइए, ठीक बात है, वो बहुत आपका और बिल्कुल सही उसका सुझाव है। प्रकाशन हम करेंगे। जी 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 और जी आपकी अनुमति से चाहूंगा एक छोटा सा, चूंकि कवि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जाग पड़ता है, जी तो छोटा सा गीत है जी। उसे मैं आपका विचार जानना चाहूंगा। जी जी। शीर्षक है प्यार गर मर जाएगा। हम्म। प्यार जब मर जाएगा, प्यार जब मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, प्यासी धरती, प्यासी धरती और सिसकता आसमां रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। पानी की लहरों बिना, पानी की लहरों बिना, सूखी नदी बस नाम की, रूह जब प्यासी रहेगी जिंदगी किस काम की,
रूह जब प्यासी रहेगी जिंदगी किस काम की, तो ऐसी नीरस जिंदगी को, ऐसी नीरस जिंदगी को कौन फिर जी पाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। तो गुल और गुलशन के बिना, गुल और गुलशन के बिना फिर बागवां भी किस लिए, एक साथी के बिना, एक साथी के बिना ये कारवां भी किस लिए। तो जिंदगी में एक पतझड़ का समा रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा। हर कोई जीता रहेगा आप में ही गुमशुदा, हर कोई जीता रहेगा आप में ही गुमशुदा। और आपसे कोई न पूछे, आपसे कोई न पूछे रूह हो जब गमज़दा, तो फिर फसाना दिल का दिल में अनकहा रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। आखिरी, महफिलें सूनी रहेंगी हाय दिल भर के बिना, महफिलें सूनी रहेंगी हाय दिल भर के बिना। और कौन प्याला पेश कर पाएगा साकी के बिना, तो कौन हमदम हम सफर हम राज ही रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात। तो सर आगे चलें। जी जी जी। कविता के अतिरिक्त किन विधाओं में आपने हाथ आजमाया, या कहना चाहिए रचना से? नहीं नहीं ठीक है। दरअसल ये है कि देखिए, चूंकि वो जैसे गजल में है कि भाई दो पंक्तियों में आप बड़ी बात कहते हो, उसी तरह वो लघु कथा विधा जो है, तो उसकी तरफ एक ध्यान गया। मैं कहानियों का पाठक तो बहुत पुराना हूँ, आप समझिए कि करीब करीब 1968 से लेके चलिए कक्षा 8 पास करने के बाद, और तब से लेके धर्मयुग जब तक बंद नहीं हो गया, मैंने धर्मयुग की सारी कहानियां पढ़ी हैं, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की सारी कहानियां पढ़ी, साप्ताहिक हिंदुस्तान की सारी कहानियां पढ़ी होंगी, कोई छूट गया वो अपवाद हो सकता है, लेकिन कहानी पत्रिका आती थी और आगरा से एक निकलती थी वो, तो वो एक कहानी की कहानियां ही छपती थी उसमें, सिर्फ कहानियां और मनोहर कहानियां। जब अपराध कथाएं नहीं छपा, बाद में ये तो परिवर्तन मेरे देखते देखते हुआ कि उसमें अपराध कथाएं छपने लगी। पहले वो साहित्यिक पत्रिका थी और दिग्गज देश के उसमें छपा करते थे, भगवती चरण वर्मा से लेके जितने बड़े बड़े नाम उसमें छपते थे। तो मैं पाठक तो बहुत पुराना था कहानियों का, और बहुत कहानियों में रुचि भी बहुत थी, लेकिन कहानी बहुत आपको बहुत ज्यादा श्रम मांगती है, वो उस मामले में थोड़ा बहुत कच्चा हूँ। जी 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 जी। नहीं, और फिर वो आकाशवाणी में आ गए तो फिर उसके बाद मैंने कुछ समय सोचा कहाँ नहीं। सर? जी जी, फिर वो मैं हमेशा जो है फुल टाइम वाले, जैसे हमारे तो मीडिया में तो 24 घंटे का काम होता है, वहां कोई ये नहीं कि आप गए तो फाइल निपटा के चले आए और बात हो गई। यहाँ तो मतलब जैसे अब अचानक से जैसे वो हुआ 31 अक्टूबर को याद करिए, और इंदिरा जी के की हत्या हो गई, तो अब तुरंत ये हुआ कि वो डॉक्यूमेंट्री बननी, अब हम लग गए उसी काम में, रात भर जग के वो सारा अध्ययन करके करके सुबह जो है प्रसारण भी हो गया तो दूसरे दिन। तो ऐसा हमारा काम ही इस तरह का आकाशवाणी का। तो बहरहाल तो लघु कथाएं जो है मैंने लिखना शुरू किया, और ये लघु कथाएं भी सारिका में छपी, कई सारी छपी। तो ये और ये सारी कहानी है आपकी वही, मैंने आकाशवाणी में आने के पहले पहले दैनिक जागरण का जो साहित्यिक प्रश्न था उसमें छपी लघु कथाएं कविताएं, और जो है ये सारिका में लघु कथाएं छपी और कई निरंतर छपती रही। फिर वो तो जैसे आपने पूछा, कहानी भी मैंने लिखी। कहानी एक पत्रिका थी, कोई एक साहित्यिक पत्रिका, समानांतर पत्रिका थी, उसमें छपी थी जी। और कहानियों के मैंने बहुत सारे वो कर रखे हैं, जो प्लॉट हैं वो मेरे पास जमा है। वो लिखने का समय नहीं मिल पा रहा। नहीं, हाँ नहीं नहीं, वो लिखने के समय भी है, वो भी है, कई कई दफे क्या होता है उलझ जाते हैं,
जो जिसका जो आदत पड़ जाती है गजल की, जो जिसकी आदत पड़ जाए ना आपको कविता में, तो वो तो उसमें वक्त नहीं लगता, ऑटोमेटिक सब भीतर। कविता के साथ ये है ना कि मैं कहीं बैठ के नहीं लिखता हूँ, और भीतर 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 प्रक्रिया चलती रहती है, चीजें आती रहती है। लेकिन कहानी में तो ये सुविधा नहीं है, कहानी उपन्यास वगैरह में बहुत मेहनत मांगता है, बहुत मेहनत मांगती कई कई ड्राफ्ट चाहिए, ये चाहिए। तो कभी लघु कथाओं पे हाथ आजमाया, आपके कह रहे व्यंग मेरे छपे, साप्ताहिक छपता था, एक अखबार था राष्ट्रीय समाचार पत्र, तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं हर हफ्ते उसमें एक व्यंग छपता था। तो वो फिर सिलसिला, जब वो वहां से वो संपादक जी चले गए, तो फिर वो सिलसिला रुक गया, और तो वो हुआ। साक्षात्कार मेरे बहुत सारे छपे, फिर रेडियो में आकर के वहां का लेखन ये, और कि उसकी कोई यहाँ साहित्यिक क्षेत्र में उस तरह से गणना नहीं हो पाती, लेकिन मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी हैं, और बहुत सारी लघु वार्ताएं, जिसको हम कह सकते हैं लघु निबंध ही मान लीजिए एक तरह, अगर उसको कागज पे लिखे तो निबंध बन जाता है। तो उस तरह के सैकड़ों जो है लघु वार्ताएं चूंकि वो लिखे, और उस वहां नाटक लिखे मैंने, नाटक प्रसारित भी हुए वहां पर। मैंने धारावाहिक जो है उसके सारा नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए उसमें 6 एपिसोड मैंने लिख दिए, 4 लिखे, किसी में कुछ, तो उस तरह का भी काम किया। तो कई सारी, मतलब इस तरह सोचे, साक्षात्कार मैंने आकाशवाणी के लिए तो बहुत सारे दिग्गजों के किए, स्वाधीनता सेनानी भगत सिंह के छोटे भाई, हमारे वो आजाद हिंद फौज के कर्नल ढिल्लन साहब से लेकर के बहुत सारे फिल्मी हस्तियां, पता नहीं उनके बड़े बड़े जो नाम आप लेते हैं उनके साक्षात्कार, जितने आपके बड़े कलाकार हैं, चाहे नृत्य के क्षेत्र में ले लें तो वो हमारे सोनल मान सिंह हो, उमा शर्मा हो, शोभना नारायण वगैरह वगैरह, तो ये साक्षात्कार भी था, और छपे भी हैं उसमें कुछ, कई छपे भी। जी। तो इस तरह बहुत सारी विधाओं पे मेरा काम चला है, लेकिन मुख्य जो क्षेत्र रहा वो हमेशा कविता रहा। कहानियां मेरा मन बहुत करता है, पर पता नहीं कब ये, मतलब क्या वक्त वक्त बदलेगा। तो कहानी एक बहुत, क्योंकि क्या है कि देखिए संजय, आप खुद लेखक के समझते हैं कि समय बहुत बदल गया है, और वो जो छटपटाहट होती, करे हमने तो ऐसा समय देखा है और अब ये क्या हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मन करता कि वो चीजें कविता में तो आती हैं, फिर मन करता नहीं नहीं ये कहीं उपन्यास में आए, शक्ल में आए, या कहानियों की शक्ल में आए। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, जमा है, देखते हैं कब वो बाहर आती हैं। किताब जो आई है मेरी माधवी, अच्छा अच्छा। तो ये पूरी, इसे कविता के एंगल से कहें तो इसे कह सकते हैं कि महाकाव्य है, लेकिन मैं इसे काव्य कथा अच्छा कहता हूँ, कि भाई है तो कथा ही, भाषा गद्य की जगह पद्य यूज की गई। तो इस तरह मैंने कोई 13 किताबें लिखी हैं। अच्छा अच्छा। माधवी है, अहिल्या है, रक्षिता है, उर्वशी है, वासव दत्ता है, इस प्रकार के कैरेक्टर्स पर, जो 3 कैरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया। तो मुझे लगता है कि कहानी के तौर पर दोनों चीजें एक्सेप्ट होनी चाहिए, चाहे पद्य कथा हो चाहे गद्य कथा हो। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। कहानी तो कहानी है, जिसे कविता में अच्छी लगे वो कविता में पढ़ ले, जिसे गद्य में अच्छी लगे वो गद्य में पढ़ ले। ठीक बात है। तो एक ही चीज। दूसरी चीज, व्यंग के बारे में आपसे अगर चर्चा करना चाहूं जी, मैं 2-3 बिंदुओं पर, वैसे व्यंग पे हमने काफी काम किया है इंडिया नेट बुक से, आपको पता ही है। अब तक 75 निकाली, फिर 251 अंतरराष्ट्रीय व्यंगकारों की किताब निकाली। फिर हमने व्यंग पर 2 पुरस्कार सेटअप किए, जो कि रविंद्र त्यागी के पुरस्कार समारोह के साथ जुड़े हुए थे। तो वो भी किया, और व्यंग में खुल करके किताबें छापी उन्हें। जी जी। लेकिन एक चीज हमको ये समझ में नहीं आई कि व्यंग में और विधाओं में तो क्या होता है कि जब एक पीढ़ी बदलती है तो आने वाली जो नई पीढ़ी होती है वो पिछली पीढ़ी में से स्तंभ चुनती है कि भाई कौन स्तंभ है। जैसे आज अगर कविता की बात करें तो तुलसी और कबीर जैसे लोग पुरोधा हैं, जी जी, वो इमॉर्टल जैसे हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी उसके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ। हर 15-20 साल के बाद, 15-20 साल के बाद नए स्तंभ जो है वो आए। बिल्कुल। व्यंग में ऐसा क्यों नहीं हुआ?
आज भी किसी से बात करो तो हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और रविंद्र त्यागी के अलावा किसी की बात ही नहीं करता। जी जी जी। नहीं, दरअसल क्या है, देखिए इसमें एक पहलू, दूसरा आप ये भी तो लेके चलिए ना। एक तो हमारा व्यंग वैसे हास्य नहीं है, सच बात यह कि हंसाना उसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हास्य से प्रकारांतर से ही सही वो जुड़ जाता है। और क्योंकि वो हंसी, चुटकुला सुन के एक हंसी दूसरी तरह की आती है, और कई दफे वो जो विद्रूप की हंसी है वो बिल्कुल अलग होती है, वो सच बात है। लेकिन एक तो हमारे देश में वैसे ही हम लोग क्या है, वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें कहाँ 155 नंबर पे कहाँ खड़े हैं हम लोग, बड़े पता नहीं हम लोग पता नहीं ऐसे क्यों बन गया। जरा सा आप जरा सा हास्य मतलब उस तरह के हम लोग, सुग्राहिता नहीं है हमारे देश में, क्योंकि हम लोग तो अभी भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जहां भूख और ये मुसीबतें बनी हो, वहां कौन हंसे और कितना हंसे। तो ये एक उस तरह का भी एक संकट रहा कि क्योंकि छुटीलापन, और दूसरा ये भी रहा कि चूंकि सामंती हमारी व्यवस्था रही है, और अभी भी लोकतंत्र, गनीमत है कि लोकतंत्र है भारत में, 75 साल जो है आजादी के होने जा रहे हैं, तो बना हुआ है। कम से कम सैनिक तानाशाही नहीं आ पाई या नहीं आई। बेशक वो सच्चे रूप में है नहीं है, वो उस पर प्रश्न हो सकते हैं कि वो वीवीआई मतलब क्या है कि अभी भी उसमें एक जो जो मतलब जो वीआईपी तंत्र है उसके उसकी जो है तुरंत एक जो है सुनवाई होती है, और जो एक आम आदमी है उसकी कितनी सुनवाई होती है। आज भी सरकारी दफ्तर कितने उसके लिए अनुकूल हैं, आज भी कितना वो, क्या एक आम आदमी, कोई एक गरीब से गरीब और अनपढ़ व्यक्ति क्या एक सामान्य पुलिस स्टेशन पे या किसी दूसरे सरकारी दफ्तर में उसी सम्मान के साथ जा सकता है, ये सब सोचने की बात है। सर तो यहाँ ऐसे पर सारे आप पूरा कर लीजिए पहले, फिर बताओ। हाँ तो जी जी, तो मैंने कहा एक तो वो इसकी व्यवस्था है, फिर इतनी पत्रिकाएं हमारे पास है ही नहीं कि पत्रिकाएं छपती नहीं है, ना उनको कोई खरीदार है। जब से धर्मयुग हिंदुस्तान खत्म हो गए तो घर घर जो पत्रिकाएं आती, वो क्रम तो पूरी तरह टूट गया। तो साहित्य से करोड़ों लोग बिल्कुल बाहर हो गए, उनका साहित्य से कोई जुड़ाव नहीं। आप 50 किताबें लिख दीजिए या मैं 50 किताबें लिख दूं, लेकिन जो आम लोग हैं वो आपको नहीं जानेंगे। ठीक है, अब वो व्यवस्थाएं दूसरी हो गई, वो उनको जानेंगे, वो चैनल वैनल पे जो लोग क्या लिख रहे हैं, वो कविता है नहीं है, क्या है, बकवास है। लेकिन तो वो सारा वो क्रम टूट गया जो उस समय होता था। यानी सारिका में मेरी गजल छपी तो मैं जहां आटा पिसाने जाता था, वो चक्की वाला बोला कि अरे आपकी तो वो गजल छपी उसमें सारिका में, तब वो साहित्यिक पत्रिका थी, तब भी वो आटे चक्की वाले को भी वो उसको गजल उसको पढ़ ली उसने। तो वो सारा सिलसिला जो टूट गया है। तो जो आपका सवाल था व्यंग वाला, कि अगर हम निरंतर पत्रिकाएं, पाठक हों साहित्य के, तब बात बन सकती है, किताबों के पाठक हों तब बात बन सकती है। तो ऐसा नहीं कि उसके बाद व्यंग लिखा नहीं गया, स्थापित नहीं हो पाया। व्यंग की जरूरत सबको है, कोई अखबार ऐसा नहीं होगा जो उसमें व्यंग का कहीं ना कहीं उसमें स्पेशल कॉलम होते हैं सर, व्यंग कॉलम होते हैं, सही कह रहे हैं। पत्रिकाएं हैं उसमें जरूर होगा, और विधाएं जहां भी है वहां उसकी जरूरत पड़ती है। वो व्यंग ही तो है, जो तरह तरह की नाटिकाएं आती हैं उनमें भी व्यंग ही तो है, और तो वो सब चलता है। और जो पिच आप ये चैनलों पर चलता है वो व्यंग का ही तो एक स्वरूप है। हर जगह आपने वो कार्टून जैसे कुछ चलते हैं, वो तो छोटे छोटे तो उनके बिना जीवन नहीं चल रहा है। लेकिन जो साहित्य की जहां बात आती है और साहित्य में स्थापित होने की बात आती है, वो क्रम टूट जाता है। आप अभी देखिए, वो ठीक है कि ये खाली व्यंग की बात नहीं है, कविता में भी तो आप वही देख लीजिए ना, कि जिनको ज्ञानपीठ मिला है, जिनको साहित्य अकादमी सम्मान मिले हैं, उनकी आम लोगों में कितनी पैठ है। आप ये भी तो, वो कहीं ना कहीं ये कड़वा सवाल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो एक ऐसी अब वो कुचक्र है कि लोग जिस देश में यानी हिंदी बोलने पर बच्चे की प्रताड़ना की जाए मध्य प्रदेश हिंदी भाषी प्रांत है, उसके शिवपुरी जैसे छोटे से कस्बे में एक पब्लिक स्कूल में बच्चे को इसलिए सजा दी जाती कि वो हिंदी में बात कर रहा था कक्षा में बैठ के अपने दोस्त से, तो वो टीचर उसको हिंदी बोलते हुए पकड़ लेता है, यानी जैसे कोई अपराध किया हो, और 8 पेज का उसको दंड मिलता है। 8 पेज में वो लिखता है कि आई विल नॉट स्पीक इन
हिंदी, वो लिखता 8 पेज लिख के लाता सजा के। तो ऐसे देश में क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि हिंदी कितनी किताबें, अब आप तो स्वयं इस क्षेत्र में कितनी छपती हैं, फिर वो कितनी बिकती हैं और कितने लोग उसको पढ़ते हैं। तो ये वो कुचक्र है। वरना मतलब नाम अगर मैं गिनाना चाहूं तो अगर हरिशंकर परसाई और शरद जोशी और रविन्द्रनाथ त्यागी का नाम इसलिए अब उनके नाम पे सम्मान वगैरह हो गए तो चलो अच्छी बात है, वरना और शंकर पुणतांबेकर हो, लतीफ घोंघी हो से चलते हुए अभी आज ज्ञान चतुर्वेदी और गोपाल चतुर्वेदी से लेकर के फिर वो प्रेम जन्मेजय, हरीश नवल वगैरह वगैरह तक ये सिलसिला तो चल रहा है। और अच्छा, ऐसा नहीं कि सब उसमें हर चीज तो क्वालिटी वो नहीं हो सकती, नहीं वो तो संभव नहीं। गालिब के शेरों में भी संभव नहीं, कोई गिने चुने 10-15 शेर होंगे गालिब के जो बार बार लिखे, तो उन्होंने हजारों हैं। तो वो वाली बात है। तो वो ये जो है सिलसिला इस वजह से ये थोड़ा नहीं, वरना व्यंग लेखन की यात्रा जो है जारी है और उसमें काम हो रहा है। और बाकी तो व्यवस्थागत परेशानियां ज्यादा हैं, लेखन के स्तर पे उतनी शायद नहीं है। हो सकता है कि वो जो उस व्यंग में जिस तरह की गंभीरता चाहिए और जिस तरह का कटाक्ष चाहिए, जिस तरह की करुणा चाहिए, संवेदना चाहिए, शायद वहां हमारे व्यंग्यकार हो सकता है कि वहां अभी उतना नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वो बिल्कुल जनमानस तक पूरी तरह से। लेकिन उसके लिए फिर जनमानस वाले ही साधन चाहिए। कौन सा चैनल है आप बताइए? 900 चैनल है भारत में करीब करीब, कौन सा चैनल है जो व्यंग प्रसारित करता है? मुझे बताइए। कोई नहीं सर। तो फिर कहाँ? तो वो क्योंकि वो जनता में अगर पहचान बनानी, स्थापित होना है तो वो है। अब आलोचक कोई लिख देगा, किसी जगह लिख देगा, कोई लेख लिख देगा तो ठीक है, कुछ लोग उससे वाकिफ हो जाएंगे। तो ये संकट है। जी जी। लेकिन इसके पीछे समस्या जो है मुझे एक और नजर आती है। जी जी। कि चाहे आप भारतेंदु काल से चलो, चाहे कबीर के समय से चलो, या हरिशंकर परसाई जी के समय से चलो, व्यंग की विषय वस्तु सीमित रह गई है। और समय के बदलाव के साथ व्यंग में बड़ा जबरदस्त अंतर आया है, बड़ा जबरदस्त विसंगतियों का ढेर जमा हुआ है। उन पर या तो कोई लिखना नहीं चाहता, या भय लगता है, या दुविधा लगती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ये संकट सिर्फ व्यंग का नहीं है। देखिए, अभी जो है इस महीने की जो साहित्य अमृत, उसमें मैंने संपादकीय में भी लिखा है, राजनीति, चूंकि चुनाव चल रहे हैं अभी 5 एक जगह पे चुनाव, 5 प्रदेशों में, आप मुझे गिनाइए कौन सा उपन्यास राजनीति पे अभी इधर के जब राजनीति पे लेखन की बात करेंगे तो आप सीधे सीधे 70 साल पहले पुराने पहुंच जाएंगे, राग दरबारी पे पहुंचेंगे, या वो 60 साल पहले के मन्नू भंडारी के महाभोज पे पहुंचेंगे। इधर कौन सा नॉवेल है जो मैंने 2-4 अपवाद होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई चर्चा में आया हो, जिसका कोई प्रभाव पड़ा हो। कितने उपन्यास आप गिना सकते हैं? जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, राजनीति के इतने, राजनीति जबकि भारत में वही सब कुछ संचालित करती है, उसी से पूरा देश, करोड़ों लोगों का जीवन बदलता है। और राजनीति में कैसे अपराधी घुसाए हैं, कैसे उसमें जाहिल लोग भरे पड़े हैं, कैसे उसमें अपने घर को तिजोरियां भर रहे हैं, 7 पीढ़ियों का व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे वो हमारे जो राष्ट्रीय संपदा है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहाँ बताइए मुझे आप। तो ये एक भरपूर संकट है कि विषयों के आधार पे, यानी जैसे वो फौजियों का जीवन, इतनी बड़ी हमारी 3 सेनाएं हैं जिसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, जो शहादत रोज होती है, उन परिवारों पे क्या गुजरती है, उनका जीवन कैसा है, कौन सा। आप अंग्रेजी में गिना दूंगा आपको, आप कहिए मुझे। अंग्रेजी में एक एक विषय पर आपको चीजें मिलेंगी। लेकिन हम लोग अभी शायद भारतीय भाषाओं में भी कुछ भाषाएं जहां वो बड़ा अपडेटेड रहते हैं, लेकिन हिंदी में अभी ये संकट कहानी में भी है, उपन्यास में भी है, कविता में भी है, कि हम लोग अभी अब देखिए, अभी भी ये ठीक है कि हम पर्यावरण पे बहुत सारा, चाहे गजल हो चाहे कविता, उसमें लिखा जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी तो एक कड़वी सच्चाई कि अभी भी लोग वही 17वीं शताब्दी वाली गजलें लिख रहे हैं, वो जुल्फों वाली और वो इश्क मोहब्बत वाली। तो अब वो भारत ऐसा देश है, इतना विशाल देश है, उसमें सारी धाराएं लगातार चलती रहती हैं। देखिए, विषयों वाली जो आप बात कह रहे थे, ये संकट सिर्फ व्यंग का ही नहीं है, ये कहानी, उपन्यास, सारी विधाओं का है।
सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं एक दो पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। जी जी जी। पहला ये कि देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण जुडिशरी है, और उसके दो कारण हैं। कैपेबल आदमियों की कमी, क्योंकि 63% लोग तो किसी न किसी राजघराने से ही आते हैं। दूसरी चीज ये कि जो जज बनता है वो जज बनने के पहले ज्यादातर स्टैंडिंग काउंसिल होता है गवर्नमेंट का, अधिकांश। वो जज बनने के बाद में भी स्टैंडिंग काउंसिल बना रहता है, और सरकार के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर देने को हिचकता है। तीसरा ये कि समय बहुत है, जो डिसीजन करना है उसको करने के लिए समय इतना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे छोटे कामों में इतना समय लगता है कि सर मैं तो वकालत में जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 40 साल से वकालत कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, हद है सर, पूछे नहीं। आप छोटे से किसी काम के लिए जाइए तो सबसे पहले कहेंगे, मान लीजिए एक असेसिंग ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट में गलत डिमांड निकाल दी और आपने स्टे लेना है, तो बोलेंगे पहले पैसा जमा करो। पैसा होता तो फिर क्या था? आप ये क्यों नहीं कह सकते उनसे कि विद इन 1 वीक आप जवाब दाखिल करिए और हम सुनवाई करके फैसला करेंगे तीसरी बार में? तो होता क्या है कि आदमी फिर कोर्ट तक न पहुंचने की बजाय असेसिंग ऑफिसर को ही समझना शुरू कर देता है। एक छोटी सी चुटकुला है, एक व्यक्ति जो था ना, वो किसी क्रिमिनल केस के अंदर फंसा हुआ था और 24 साल उसके केस चला। 24 साल बाद उसको जज ने एक्विट कर दिया कि नहीं, तुमको छोड़ा जाता। तो उसने क्या किया, भगवान आपको दरोगा बनाया। तो जब जज साहब ने सुना क्या कह रहा है, तो उन्होंने कहा देखो तुमको एक चीज पता होनी चाहिए कि जज दरोगा से ऊपर होता है। कल साहब हमें तो पता नहीं, दरोगा साहब कह रहे थे 5,000 रुपए दे दो, भी यही सब साफ कर देता हूँ। वो तो तुरंत साफ हो जाता है, लेकिन आप 24 साल बाद आए और हमको फैसला दिए और पैसा हमारा 50,000 रुपए लग गया। तो साहब हमें तो दरोगा ही अच्छा लगता है। ये है वास्तविक स्थिति। जी जी जी, वो बहुत बड़ा संकट है ये देश का कि क्या बताएं, जो बरसों बरस लग जाते। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, ये तो जो फैसले जहां कोई अपराध हुआ है, गलत हुआ है, ये उनकी बात है, लेकिन वहां सोचिए कि न्याय व्यवस्था को या कानून को यानी बदला लेने का, खुन्नस निकालने का एक साधन बना लिया, उत्पीड़न करने का एक साधन बना। किसी के खिलाफ आप गलत मुकदमा डाल दो और वो छूटते छूटते क्लीन चिट मिलते मिलते भी उसके बेचारे के जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो भयानक, जो ये हमारी खाली न्याय व्यवस्था नहीं, आप चलिए ब्यूरोक्रेसी की क्या स्थिति है आप सब जानते हो। ब्यूरोक्रेसी ने बर्बाद कर। न्याय व्यवस्था अगर रूल ऑफ लॉ में नहीं चलती तो निश्चित समझिए कि अन्य सारी की सारी व्यवस्थाएं उसका फायदा उठाएंगी। हाँ वो ये जी जी जी, हम अफजल गुरु के लिए तो 2:30 बजे रात को खोल देते हैं, लेकिन जब नोटबंदी के अगेंस्ट में केस आता है तो हम उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं जब तक कोई इन्फ्रक्चुअस ना हो जाए। सही कह रहे हैं आप। क्रिकेट वाला भी मुझे याद है, रात के 12 बजे ही फैसला हुआ था, कोई क्रिकेट मैच का चक्कर था, कुछ क्या था। तो ये तो ये सही कह रहे हैं आप। तो वो कहीं ना कहीं तो अब वो न्यायपालिका को ये देखना है कि कैसे उसको इतने साल कोई अच्छा कोई छुटपुट आवाज उठती, कोई एक आर्टिकल छप जाता है कभी कभी इसको लेकर के कुछ मतलब जिसको कहे कि एक पूरे देश में एक विचार बने, ऐसा बना भी नहीं कभी इत्तेफाक से। उस तरह का कभी ना कोई अभियान चले, ना कोई आंदोलन चले, और ये ऐसे ही चला जा रहा। और ये बहुत बहुत बड़ी मुसीबत है। यानी एक सर हम वापस लौटते हैं व्यंग की तरफ। जी, जब व्यंग का मूल्यांकन की प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नहीं हुई, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, तो स्थिति ये बनती है कि क्यों नहीं हुए। जब क्यों नहीं हुए पर देखते हैं तो पता चलता है प्रतिमान ही नहीं अभी तक निर्धारित हैं। तो ये प्रतिमान निर्धारित न होना, या इस विषय पर चर्चा न होना, या व्यंग की आलोचना के लिए लिमिटेड लोगों द्वारा लिखा जाना, क्या ये सब चीजें ऐसी नहीं कि लैकडेसिकल एटीट्यूड चल रहा है? अब सही में नहीं ठीक करे आप, वो ठीक करे। वो पूरा वो कोई देखिए आदर्श
हर जगह तरह तरह के वो संकट और हैं, विषमताएं हैं, विसंगतियां हैं, उसमें तो कोई संदेह की बात नहीं। व्यंग का ये भी है कि एक अच्छी बेशक उसको आप कैटेगरी में नहीं डाल पाए, एक अलग बात है। फिर कुछ मान लो जो कविता है, कविता में व्यंग तो उसकी ताकत है। कोई कविता हो, व्यंग ही उसकी ताकत है, जो उसके भीतर कहीं ना कहीं छुपा हुआ व्यंग हो, और सीधा सीधा नहीं हो तो भी कहानी में भी व्यंग की ताकत होती है। यानी वो व्यंग तो आपको हर जगह मिलेगा। राजनेता का जो भाषण होता है जिसपे ज्यादा तालियां पिटती, वहां भी कहीं वो व्यंग का ही जो है चाशनी लपेट के बात करता है। तो वो अपनी जगह सारी बातें सही। अब जहां शुद्ध व्यंग की जब हम बात आती है, वहां जाकर के उस पर अभी ये भी एक है ना कि विधा को स्थापित करना एक स्वतंत्र विधा के रूप में, वो भी एक इस देश में कितना उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। लघु कथा को संघर्ष करना पड़ा। मैंने नेशनल नेटवर्क पे लघु कथाओं का निरंतर पाठ करवाया, निरंतर कार्यक्रम कराए। लोग वो जो लघु कथा क्षेत्र के लोग हैं वो मतलब मुझे बाकायदा उसमें उल्लेख करते हैं, बड़ी अच्छी बात आकाशवाणी का, कि भाई उसमें मैं हाइकू विधा, उसको वो हाइकू विधा पर मैंने जाने कितने कार्यक्रम कराई। हाइकू विधा वालों को जब आप वो जब बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका जिक्र करते हैं। तो हमारे यहाँ तो विधाओं के अपने संघर्ष भी रहे हैं कि ये विधा कैसे स्थापित। गजल को लेके अभी भी साहित्य के, हिंदी साहित्य के मुख्य धारा में गजल, हम झूठ क्यों बोले कि वो नहीं उस तरह शामिल हो पाई है। साहित्य अकादमी से संचय ने आ गया, अलग बात। तो वही हर जगह ये कष्ट है, क्योंकि व्यंग विधा को स्वतंत्र रूप से वो स्थापना उसकी, वो भी उसने बड़ा उसमें संघर्ष चला है। और वो जारी तभी रख सकते, मतलब जिसको कहते हैं जब उसमें बहुत ही उसी तरह के जो है, जब तक कोई जो है बड़े लेखक और नहीं आएंगे जब तक, और तब तक वो ये चलता रहता है। यानी अब हरिशंकर परसाई व्यंग में नहीं आए होते तो उस विधा को उतना बल नहीं मिलता। अगर उसमें डोगरी कविता में पद्मा सचदेव और कुछ और बड़े नाम उस तरह के नहीं आते तो डोगरी को राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती। तो वो लोगों पर भी निर्भर है और उनके लेखन पर भी निर्भर है कि उस तरह के लोग आए जो जिनके व्यंग जो है इतने ताकतवर हों, शक्तिशाली हों, जो जनता तक उसका असर भी पहुंचे, और वो जहां जहां वो पहुंच सकते हैं वहां तक उनकी पहुंच हो, ताकि उसकी एक अच्छी छवि बने और आलोचक भी उसकी तरफ मजबूर हो उसको लिखने के लिए। ये भी तो एक बात है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। जी। अब सोचते हैं, विचार करते हैं कि ये इतना ज्यादा लेखन कार्य आजकल हो रहा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जबरदस्त फैल रहा है, लेखन विस्फोट की तरह, लेकिन इसके साथ जुड़ाव जो पाठक का होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या रीजन हो सकता है सर? नहीं, जुड़ाव नहीं। देखिए, जुड़ाव कैसे हो, जहां साधन है वहां जुड़ाव भी है। आज आप कल्पना करिए कि पहले जैसे मैं जिस समय मतलब लेखन में शुरुआती दौर की बात करूं तो गिनी चुनी पत्रिकाएं होती थी, उनके गिने चुने लोग, मतलब घर घर, जैसे धार्मिक हिंदुस्तान छोड़ दिए, एक अपवाद है कि वो घर घर पहुंचता था, और लेकिन उसमें छपने वाले कितने होते थे, बहुत सीमित होते थे ना, तो कोई सब तो नहीं छप जाते थे जी, तो उतनी पहुंच नहीं थी। तो एक आम पाठक जो है वो क्या पढ़ता, तो धार्मिक हिंदुस्तान में उसमें जिसमें छपी जितनी कविताएं उतना पढ़ लेता थे, और जहां छपी। अभी जो है आप चाहें या ना चाहें, आपके हाथ में मोबाइल है और उसमें व्हाट्सएप है, तो और किसी ना किसी आप ग्रुप से इतने से जुड़े हैं, उसमें कविता होगी, तो एक दफे तो आपकी नजर जाएगी जी। और बाद में आप डिलीट कर दो या कुछ कर दो, और अच्छी हुई तो आप उसको फॉरवर्ड कर दोगे कहीं, या कहीं नोट कर लोगे। तो अभी न चाहते हुए भी हर आदमी कविताएं रोज पढ़ लेता है। ये सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी। तो मैगजीन तो एक हफ्ते के बाद आती थी, पत्रिका 15 दिन बाद, उसमें गिनी चुनी 2-4 कविताएं होती थी। तो ये जुड़ाव तो है, लेकिन वही साधन की बात है ना। अब पत्रिकाएं नहीं है तो चलो मोबाइल आ गया, मोबाइल के जरिए ये काम हो पा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए काम हो रहा है, और बड़ा काम इसलिए हो रहा है, एक लोकतंत्रीकरण हुआ है। आज कोई एक नौजवान अगर वो दलित पर एक कविता लिख देता और वो कविता वायरल हो जाती, वो स्थापित कवि नहीं है, वो खुद मानता है कि वो कोई स्थापित कवि नहीं है, लेकिन उसकी कविता इतनी ताकतवर थी कि वो अगर पिछला आंकड़ा था तो कोई 3 लाख लोग उस कविता को पढ़ चुके थे, व्यू कर चुके थे। तो
तो ये एक लोकतंत्रीकरण हुआ है। तो पाठक तो है, मैं ये नहीं कहूं, मैं तो कहूं पाठक बढ़े थे। आज अगर देखिए, एक पिछला एक कार्यक्रम हुआ, उसके कोई 90,000 के करीब व्यूज आए हैं। अब वही कोई मेरी कोई कविता मान लो छप जाती थी सारिका में और 10 पोस्ट कार्ड आ गए, हम खुश हो जाते थे। 20 पोस्ट कार्ड आ गए तो मैं लगता है तो बहुत लोगों ने पढ़ लिया। 50 कादम्बनी में गीत कुछ छप गई कविता, तो 50 के करीब पोस्ट कार्ड आ गए। अरे वाह वाह क्या बात है। 50 तो छोड़ दीजिए, एक पोस्ट कार्ड आ जाता था तो क्या उछलने लगते थे सब लोग। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो अब तो कम से कम ये कार्यक्रम जो आपके होते हैं ऑनलाइन, अब उसमें मतलब 500 से लेके 10,000, 20,000, 40,000 अगर व्यूज मिल रहे हैं, तो आपके सभागार में तो आपके, जब मेरे जैसे जब लोग थोड़ा वरिष्ठ हो जाते हैं, तो जब हमारी बारी आती है तो वहां 20 लोग बचते हैं सभागार में, शुरू में भले ही 200, 150 रहे हो। तो ये कहना मतलब गलत है कि पाठक तो हमेशा से रहे हैं। लोग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको चीजें मिलनी चाहिए। अब जो चीजें उन तक पहुंच रही हैं, ये दुर्भाग्य है कि अगर उन पे कविता पहुंच रही है तो चैनलों के जरिए वो कविता पहुंच रही जो कविता है ही नहीं, है ही नहीं, कहीं से कविता नहीं है। वो चुटकुलेबाजी है, धंधे, वो फूहड़ किस्म की तुकबंदी है, और उसमें कोई गंभीर बात है ही नहीं, कोई संवेदनशील। ठीक है, उसमें एक आध जुमला आ गया, अच्छा आ गया, वो आ गया, उसमें है, तो वो एक अपवाद की बात अलग है। लेकिन वो कविता कहाँ है? कहानी कहाँ पहुंचे? कौन से चैनल से भाई कहानी आती है, आप मुझे बताइए। 900 चैनल में से सोशल मीडिया पे हाल बुरा है। लाइक नहीं, खुश होते हैं, लेकिन हमने एक जगह क्या देखा कि ऑबिचुरी लिखी थी जी, और उस पर लिखा था लाइक। अब वो ये सब तो होता है जब भी कोई नई चीज पढ़ता आती नहीं है बिना उसके लाइक लगा, अच्छा संजीव का है, लाइक कर दो। हाँ, वो ठीक है, वो सब देखिए हर जगह ये तो सब होता है। लेकिन फिर भी इसने जो है हमारी इस टेक्नोलॉजीज के जरिए, हम आप बात कर रहे हैं, इसने बहुत सारे नए जो है लोगों को एक तरह से उनको प्रकाश में ये टेक इस वजह से आए हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि पूरी दुनिया के जो देशों में जो हमारे भारतवंशी या प्रवासी भारतीय जो लिख रहे हैं, उनका लेखन सामने आया है, और ये बहुत सुखद है। और वो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि वो खाली तुकबंदी कर रहे हैं या कोई वैसे शौकिया लिख रहे हैं, उसमें से बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, कविताएं सब निकल के आ रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने हमारी बड़ी मदद की, और पाठक भी बढ़ाए हैं, और श्रोता भी बढ़ाए हैं, दर्शक भी बढ़ाए हैं। कम से कम इसने बल्कि बचा रखा है। वरना आपकी कहानी, अब देखिए कई इसी तरह से कहानी पाठ चल रहे हैं, उनमें बड़े बड़े दिग्गज लोग कहानी पाठ कर रहे हैं, और उसमें अच्छे लोग जुड़ते हैं। इसी तरह कविताओं के कार्यक्रम चल रहे हैं, संगीत के चल रहे हैं। तो वो मतलब लोग तो कविता के दीवाने हैं। क्या वजह है कि भाई हजारों लोग सर्दी घनघोर जाड़े में कवि सम्मेलन होते हैं, और हजारों लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग आके बैठते हैं। तो क्यों बैठते हैं? कविता सुनना। वो 900 चैनल घर पे उनके टेलीविजन चैनल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो वो सब छोड़ के आते हैं। तो वो कविता सुनने की, कविता पढ़ने की ललक तो भीतर है, उसको उन तक बस सही कविता पहुंचे, ये जो है ये चिंता का विषय, ये चिंता का विषय होना चाहिए। कि उन कवि सम्मेलनों में अब बिल्कुल एक जमाना था, जैसे मतलब शुरुआती जो दौर, मतलब जहां से मैंने शुरू किया था, तो वहां एक से एक, वहां कोई फर्क होता ही नहीं था। तो शिवमंगल सिंह सुमन जैसे लोग भी कविता पाठ करते थे, रामधारी सिंह दिनकर भी कवि सम्मेलनों में जाते थे, कोई अंतर नहीं था। अब ये अंतर बाद में होता चला गया कि कवि सम्मेलन वाला कवि अलग है और साहित्य लिखने वाला कवि अलग है। तो ये दुर्भाग्य की स्थिति बनी। नहीं तो मतलब ये जो है, काश वो दौर लौटे कि कवि सम्मेलनों में फिर से कविता लौटे, अच्छे कवि वहां, मतलब अभी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप मान लो कि कोई बड़े से कवि सम्मेलन में आप केदारनाथ सिंह जी को बुलाते तो जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो मतलब बहिष्कार ही कर रखा था एक तरह से, जितने बड़े हमारे साहित्य के क्षेत्र के वो थे, तो वो कहाँ कवि सम्मेलन जाते। ये काम तो मैंने इत्तेफाक से, मैं आपसे बस यही साझा करूं कि मैंने आकाशवाणी के माध्यम से ऐसे कवि सम्मेलन कराए जिनमें ये सारे बड़े से बड़े दिग्गज वहां आए, और उन्होंने सैकड़ों लोगों के बीच में कविता पाठ की, और लोगों ने पसंद किया। ये दूरी जो है बस बना दी गई है, एक दीवार खड़ी कर दी गई है, इधर ये इस तरह के कवि, उधर उस तरह के कवि। ये हिंदी की विडंबना है, इसको तोड़ने की जरूरत है। ये आपने सही कहा, और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि साहित्य तो साहित्य है, चाहे वो कवि सम्मेलन में पढ़ा जाए, चाहे वो किताबों में रखा जाए, चाहे वो किसी और माध्यम से अभिव्यक्त हो। अभी आपको मैं इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगा कि हम एक
पुस्तक कर रहे हैं जिसका टाइटल है हम्म, हिंदी साहित्य, फिल्मी गीतों का हिंदी साहित्य में योगदान। जी जी, बढ़िया बढ़िया। तो फिल्मी गीत भी कुछ तो ऐसे लिखे गए हैं जो साहित्यकारों ने नहीं लिख पाए हैं, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल तो सही है, उनको साहित्य से अलग क्यों करें? ठीक बात है, ठीक बात है। अब देखिए, चंदन सा बदन चंचल चितवन, क्या लिखा है ऐसा? रस भी है, बहुत, अलंकार भी है, और व्यवहार भी है। जी जी जी, बहुत सारे गीत हैं, बहुत और सारे वो गीत ऐसे हैं जो बिल्कुल उन्होंने अपना साहित्यिक, प्रभाव, जी नवगीत प्रभाव भी से भी डाला। अच्छे गीत हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या शक खैर, है। हम अगला प्रश्न आपके पास ले आते हैं। थोड़ा हम्म, व्यक्तिगत सा है कि साहित्य के अलावा आपकी रुचि कहाँ कहाँ है? रुचि मेरी गाने में बहुत है, वो गायक बनना चाहते थे लेकिन लेकिन नहीं बन पाए। नहीं, और आवाज तो आपकी बहुत अच्छी, बड़ी सदी हुई आवाज है। जी जी जी, तो कभी मौका मिलता है गावा लेते हैं। और तो शुरू से बचपन से संगीत में बड़ी रुचि रही है। बाकी खेला नहीं है, लेकिन क्रिकेट बहुत मतलब फॉलो करता हूँ मैं क्रिकेट पर। कब से, जब हमारी इंग्लैंड टीम गई थी, 66 की बात है शायद, जी 66 या 67 में, 66 67 में, जब इंग्लैंड टीम हमारी उधर गई थी, उसके पहले से मतलब बाकायदा आप मुझे, वो फारूक इंजीनियर ने जब वो लंच तक ही 94 बना डाले, तो वो सारी याद है मुझे, 65 से करीब करीब मैं लगातार क्रिकेट जो है, पहले तो एक एक चीज नोट करता था, वो तो समय खत्म हो गया, हमने टाइम कहाँ वो सब था, वरना एक एक गेंद साथ सुनना और साथ के साथ अपना स्कोर बोर्ड चलता था। स्कोरर कितना रिकॉर्ड रखना। जी जी जी, वो सब नहीं रहा था, क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी अभी भी है, कल रात भी मैच देखा। जी जी जी, तो वो क्रिकेट में है। खुद मैं जो है बाकी इंडोर गेम्स, क्योंकि कभी मैं टाइम निकाल नहीं पाया खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए, उसके लिए चेस कैरम वैरम खेल लेते हैं, बस उतना ही। तो यही सारी बस रुचियां हैं। और रुचि तो मैं किसी जमाने में मैंने बहुत चित्रकारी की, और क्योंकि पड़ोस में एक चित्रकार थे, बहुत देश जाने माने चित्रकार थे, बहुत बड़े कमर्शियल आर्टिस्ट थे, और वो मुझे कविताओं को बहुत पसंद करते थे। तो और वो रेडियो उनके यहाँ 24 घंटे मतलब वो काम करते थे अपना, तो वो ट्रांजिस्टर वो चलता रहता था, मुझे भी रेडियो का बड़ा शौक था। तो वो उनसे हमारा बड़ा गहरा संपर्क रहता, तो चित्रकारी भी मैंने बहुत की। अच्छा। और वो सारे घर के दरवाजे से लेके और जहां जहां जो हो सकती है वो करते वो करते रहे। तो फिर चित्रकारी भी छूट गई, और चीजें फिर धीरे धीरे इस तरह छूटती चली गई। तो नहीं, जब आप वरिष्ठ पदों पर पहुंच जाते हैं तो आपके पास समय का अभाव हो जाता है। जी लोग बिल्कुल समझते हैं कि बिल्कुल। वहाँ वहाँ मजा मजा है, लेकिन एक्चुअली कजा ही कजा होती है। हाँ जी हाँ जी, वो एक नाटक भी मैंने, ये जो काफका का नाटक है, वो उनके नॉवल का वो रूपांतरण किया है रमा पांडे जी ने, तो वो काफका का नाटक मैं उसको जम्मू और दिल्ली के कई जगह पे, श्री राम सेंटर से लेके कमानी से लेके, तो उसके कई शोज तो दिल्ली में हुए, फिर और दूसरी जगहों पे जम्मू गया मैं, तो वहां उस नाटक में सूत्रधार था। तो लेकिन नाटक के लिए फिर मैं समय नहीं निकाल पाया, क्योंकि वही नाटक के साथ वही कि 10-15 दिन आप रिहर्सल समझ करो, रहे तो वो छोड़ना पड़ा वो भी। हैं जी। तो जी जी जी। और अंत में आपसे निवेदन है कि उदीयमान रचनाकारों के लिए आपके अनुभव के आधार पर कुछ संदेश, कुछ सुझाव। जी जी, देखिए अभी जो है, जो हमारे उदीयमान रचनाकार हैं, उनके सामने सबसे बड़ी सहूलियत ये है कि जो सहूलियत मुझे नहीं उपलब्ध थी, यानी मेरी गजल कानपुर की पत्रिका मैंने भेजी, और वही गजल वो वहां भी भेजी थी, क्योंकि एक तरीका होता था पहले जमाने में कि वही आप 4-5 जगह भेज दे देते दिए थे, हैं। और जहां से स्वीकृति मिल जाती थी, फिर बाकी जगह आप मना कर देते थे कि भाई मेरी यहाँ जी पे जी छप रही है। तो यही पैटर्न था, मतलब उसमें कोई बेईमानी नहीं होती थी, पहले जमाने में बड़ी सख्ती होती थी। जी एक पत्र कहीं छप गई, दूसरी जगह वो ब्लैक लिस्ट कर देते थे, फिर आपको वो छापने बंद कर देते, वो बकायदा जी वो छाप भी देते थे कि फलाने जो है ये गजल, ये रचना वहां भी छप गई, इसलिए हम इनको वो कर रहे हैं। तो देखिए कानपुर से वो रिजेक्ट होके आ गई, तो मेरा तो खत्म हो जाता, करियर पूरा खत्म हो जाता, चौपट हो जाता। तो वो और तो लेकिन वही गजल सारिका में छप गई, तो पूरा इतिहास बन गया। बदल गया। तो संकट ये था कि इस जमाने में तो आप बहुत सीमित पत्रिकाएं थी, छपे नहीं, संपादक के रहमो करम पे होते थे। अभी जो हमारे युवा दोस्त हैं, युवा मित्र हैं, उनके लिए तो खुला दरबार है। आप अपनी खुद ही ब्लॉग पे लिखिए, आप फेसबुक पे डालिए, आप व्हाट्सएप पे डालिए,
और खुद ही तरह तरह की ई पत्रिकाएं हैं, वहां भेज दीजिए। तो बहुत यानी कि साधन उपलब्ध हैं जहां पर कोई बंदिश नहीं आपको, और अच्छी होगी तो चल निकलेगी। देखिए तो युवा मित्रों को उतनी दिक्कत उस तरह नहीं है। सिर्फ ये है, हमारे युवा रचनाकारों को ये चाहिए, जो नए नए ट्रेंड में देख रहा हूं जो मुझे कल्पना से बाहर हैं, वो ये है कि देखिए जैसे मैं हूं, तो ये कोई अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक कल्चर उस तरह का होता था, मतलब उस तरह का जज्बा होता था। आपातकाल लगा हुआ था तो भी हजारों की भीड़ में आप व्यवस्था के विरोध में बड़े बड़े उससे कविताएं सुनाता था। और क्यों एक जिम्मेदारी का एक एहसास होता था, भाई हम कवि हैं, मतलब वो कवि वाला जो वो भावना है वो बड़ी प्रबल होती थी। अभी मैं देखता हूं कि लोग मतलब एक खास विचारधारा के आधार पे, या खास देश सबसे बड़ा है, और देश बड़ा है, देश के लोग सबसे बड़े हैं, देश की समस्याएं क्या है, देश की चुनौतियां क्या है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। और ये जरा से लालच में पड़ के कि चैनल वाले में आप मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा या कुछ उपलब्धि हासिल हो जाएगी, तो लोग ये जो जिसको कहते हैं कवि की जो सत्ता है वो किसी सत्ता से ऊपर है। और कवि को ईश्वर ने इसीलिए भेजा है कि वो समाज में एक तो जो जो उन जिनकी कोई आवाज नहीं है उनकी आवाज बने, लोगों का दुख दर्द समझे, लोगों की समस्याएं समझे, और सत्ता की आंखों में आंखें डाल के अपनी बात करे। तो वो मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि बड़ी दुखद है कि वो लोग चाटुकारिता में लोग लग रहे हैं, या वो बहक करके उन्माद में आके कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, कविता में बजाय प्रेम के घृणा बरसा रहे हैं। तो ये सब बहुत दुखद है सर। अपनी जिम्मेदारी कवि को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, समाज में जोड़ रहा है कि तोड़ रहा है। जी सर, मुझे तो लगता है कि अधिकांश जो रचनाकार हैं या जो कवि हैं वो आत्ममुग्ध हो गए हैं, और उनका फोकस कविता की जगह या व्यंग की जगह या कहानी की जगह धीरे धीरे अपने ऊपर होता जा रहा है। तो निजता की बढ़ोतरी हो रही है, और इसी कारण से पाठक जो है ना उसको रिलेट नहीं कर पा रहा अपने साथ। ठीक करें आप, सार्वभौमिकता का अभाव है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बस यही तो बुनियादी चीज है कि भाई आप देखिए जितने ही आप जैसे आज 700 साल पहले वो लिखते हैं काहे को ब्याही विदेश, आज भी लोग गाते हैं, क्योंकि वो भारत की करोड़ों महिलाओं की बेटियों की पीड़ा से वो बात जुड़ती है। सही बात है, बिल्कुल। वो अमीर खुसरो आज भी सार्थक है, वही तुलसी है जिनकी कदम कदम पे हम चौपाइयां सुना देते हैं, उदाहरण दे देते हैं, इसलिए कि वो हमारे जीवन से जुड़ती हैं, वही चीजें जीवन से जुड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बाकी आप कुछ लिखिए, बस 2000 किताबें लिख डालिए तो उसका क्या असर पड़ना है। कोई एक शेर आपका हुआ, कोई पंक्तियां हुई आपकी ऐसी, वो चल निकलेंगी तो वो उदाहरण बन के आपको जीवित रखेंगी। तो वही है कि भाई ये ना तो तालियां काम आने वाली हैं, ना ये लिफाफे काम आने वाले हैं, ना आपको झूठ मूठ के कोई सुविधाएं कि आपने सत्ता की थोड़ी सी चाटुकारिता की तो आप चले गए कहीं, उनको आपका लाभ मिल गया आपको। तो उससे कुछ नहीं होना है, वो ठीक 2-4 पल के मजे हैं, बाकी तो फिर इतिहास का कूड़ादान है, आपके लिए सुरक्षित है। इसलिए अगर सचमुच में आप माँ सरस्वती को पर आपको उनका जो वरदान आपको ईश्वर ने मिला है आपको, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। और वो उसके लिए फिर जो भी, जब आप एक अपना काम आप करिए ना, आप कविता में, और ये नहीं करे किसी एक कवि का कोई किसी दल से कोई लेना देना नहीं, किसी सरकार से, कोई सत्ता से उसका कोई सरोकार होना ही नहीं चाहिए। संतन को कहाँ सीकरी से काम, आज भी अमर है ना, वो तो नहीं गए, नहीं तो वहां रतन बन के बैठते बाकी 9 रतन में, तो वो कहा संतन को कहाँ सीकरी से काम, तो उन्होंने रिजेक्ट किया ना। तुलसीदास इसीलिए अमर है कि उन्होंने कहा, वो अकबर तो उन्हें 9 रतन में बना देते तो नहीं बने ना वो। तो जो विद्रोह का स्वर लेके आता है वही हमेशा वो रहेगा, सुरक्षित रहेगा उसका स्थान। विद्रोह मतलब कोई जबरन विद्रोह नहीं करना है, लेकिन जहां भी अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, दमन है, उसके विरुद्ध लिखना, वो कोई सरकार हो, कोई दल हो, कुछ भी हो, तो वो ये जिम्मेदारी हमें ईश्वर ने दी है कि आप जाइए समाज, आप मानवता की बात करिए, इंसानियत की बात करिए। अब आप घृणा फैला रहे हैं और ये कर रहे हैं तो आप तो कविता की हत्या कर रहे हैं एक तरह से, सीधी सी बात। बिल्कुल 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 जी। अंतिम चीज मुझे दिमाग में आई अभी बातचीत से, कविता में गेयता की आवश्यकता कितनी महसूस होती है? देखिए संजीव जी, कभी आज तो समय बहुत हो गया, 1.5 घंटे करीब होने जा रहे हैं, वरना इस पर तो मैंने पूरे व्याख्यान दिए। तो देखिए क्या है
बहुत संक्षेप में अगर हम कहें, हाँ बिल्कुल संक्षेप। तो देखिए आज का जो संगीत में अगर आपको रुचि है, तो आज रैप जो है ना वो बड़ा फिल्मों में भी आ गया, और लोग वैसे भी सुना रहे हैं, उनके एल्बम बन रहे हैं और वो स्टार बन रहे हैं जो रैप गा रहे हैं। ठीक है, वो जो पारंपरिक गीत होता था वो सब सिनेमा से भी हट रहा है, तो वो रैप भी उसमें जुड़ गया। तो शास्त्रीय संगीत से शुरू करते हुए उप शास्त्रीय संगीत पर आइए, ठुमरी दादरा से चलते हुए फिर सुगम संगीत पे आइए, लोक संगीत आई, वो सारा संगीत होने के बाद उसमें रैप संगीत भी जुड़ गया। ठीक है, ये पॉप संगीत भी जुड़ गया। लेकिन रैप संगीत या पॉप संगीत जुड़ने की वजह से जो शास्त्रीय संगीत है वो उसको खारिज तो नहीं किया गया, उसको हाशिए पे तो नहीं डाला गया, उसका सम्मान अपनी जगह कायम है। ठीक है, तो ऐसे पेंटिंग में चले जाइए आप, पेंटिंग में जो हमारे पारंपरिक फॉर्म थे, आर्ट फॉर्म थे, तो उसमें मॉडर्न आर्ट जुड़ गई और स्थापित हो गई, कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब मॉडर्न आर्ट के आने की वजह से जो दूसरे आर्ट फॉर्म थे वो खारिज तो नहीं किए गए, वो खारिज हुए, बल्कि उनमें और हाँ। तो यही मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि देखिए मैं भी छंद मुक्त कविताएं लिखता हूं। निराला ने छंद जब सैकड़ों गीत लिखे और राम की शक्ति पूजा जैसी कविता लिखी, यानी छंद के इतने सिद्धहस्त होने के बाद उन्होंने छंद तोड़ा, और तोड़ा, खत्म नहीं किया, छंद को तोड़ा। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो लय भी बना के रखी और तुकान भी मिलते गए, तो छोड़ा नहीं, छंद को तोड़ा। तो उन्होंने तो जनता से जोड़ने के लिए छंद को तोड़ा था ना, और आसान बन जाए कविता, एक बिल्कुल जिसको प्रांजल भाषा नहीं, सीधी सीधी भाषा, कि वो आता पछताता दो टूक कलेजे के करता, या वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, वगैरह वगैरह, तो आसान बना दिया ना। लेकिन तो जैसे ये तमाम सारी विधाएं थी, उसमें छंदमुक्त कविता भी जुड़ जाती तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती। लेकिन छंदमुक्त कविता के नाम पे सारे छंदों को खारिज कर देना, या उन्हें नंबर 2 की, मतलब उनको हाशिए पर डाल देना, उसने बहुत नुकसान किया, उसने कविता को जनमानस से काट दिया, ये नुकसान किया। जी जी, तो ये एक बड़ी दुखद स्थिति है। उससे हुआ ये कि कविता की अपनी कोई जो एक शक्ति होती है, ताकत होती है। दिनकर को पूरा देश जानता था, पूरा देश जानता था, और उनकी एक आवाज थी। अब यह बताइए किसकी आवाज है जो ऐसी कविता लिखे कि पूरा, मतलब उसका वो जो सत्ता भी उसकी नोटिस ले ली और सरकारें भी उसकी नोटिस ले ली। ऐसा नहीं, दूसरी भाषाओं में है, अभी दूसरी भाषाओं में वो सम्मान है, लेकिन हिंदी ने ये थोड़ा सा ये हुआ कि हमने गेयता से नष्ट कर दिया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि वेनेजुएला में वर्ल्ड पोइट्री जो फेस्टिवल आप जो जिसमें मैं गया था, तो उसमें वो आप सोचिए कि जो इटली के बुजुर्ग कवि थे, तो वो क्या करते थे, कविता पाठ से पहले एक वो उनके पास सैक्सोफोन वो रखते थे, तो पहले वो ट्यून बजाते थे, फिर कविता सुनाते थे, फिर कविता खत्म होती तो ट्यून बजा देते थे, फिर वो, तो बड़ा वो अजीब सा लगता था। तो मैंने उनसे बात की दुभाषी के जरिए से, तो उन्होंने एक सवाल किया, बोले, उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर उसका अर्थ ये था कि अगर कविता से संगीत हटा लिया जाए तो कविता में और गद्य में आप क्या अंतर कर पाएंगे तो वो वही वाली बात है। तो ये है कि ये नहीं होना चाहिए था, कविता में गेयता रहेगी तो वो, अब जैसे मैंने कभी 1974 में ये गजल सुनी थी, वो कहीं नोट नहीं है, मैं अभी आपको पूरी की पूरी गजल आपको सुना दूंगा, क्योंकि वो छप गई बिल्कुल। तो ये असर उसकी लय का, उसकी गेयता का ही असर है, जो वो सबकी सब। तो ये एक फर्क है। और उसमें जो आप, मतलब छंदमुक्त कविता है, तो फिर जाहिर है कि आप उसको बड़ा अपवाद छोड़ दे तो वो कागज से पढ़नी पड़ेगी आपको, उसका असर। अब एक अंतिम उदाहरण आपको देता हूँ, बहुत बड़े कवि ज्ञानपीठ से सम्मानित हुए, मैंने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो फिर मैंने कहा कि आदरणीय, चूंकि आपका कवि के नाते एक साक्षात्कार है इसी क्रम में, तो आपको अंत में कुछ आपको सुना दीजिएगा आप। तो बोले नहीं नहीं, मेरे पास, मैं तो कुछ लाया नहीं, मैं तो नहीं सुना पाऊँ। मैंने कहा अरे जो भी याद हो, कुछ भी, कुछ पंक्तियां, वरना मतलब मैंने मजाक की, मैंने कहा भैया मेरे जो श्रोता है मुझे पीटेंगे कि आपने इनको बुलाया और कविता भी नहीं सुनवाई रेडियो से। तो उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ लेके नहीं, मुझे कुछ याद भी नहीं है, कुछ भी नहीं याद है। खैर जो साक्षात्कार करने वाले थे वो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास आपका संग्रह है। मैंने भी कहा नहीं मैं लाइब्रेरी से निकलवा देता हूँ।
अब सवाल ये है संजीव जी, डॉक्टर संजीव की सोचिए कि अगर 50 साल कविता लिखने के बाद आपको स्वयं अपनी 2 पंक्तियां आप नहीं याद कर पाए हैं, सुना सकते हैं, तो जनता आपको क्या याद रखेगी, बताइए। जनता क्यों याद रखेगी, बिल्कुल ठीक है, बहुत तो सुंदर। तो इन्हीं फिर शब्दों के साथ हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। जी जी हमें बहुत 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 अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और कई अच्छी चीजें आपने बताई जिनके बारे में हमारे विचार में नहीं था या हमारे मस्तिष्क में वो बातें नहीं थी, और बहुत सी बातों पर हमारी और आपकी आम सहमति बनी। तो ऐसी बातों से साहित्य को प्रखरता मिलती है। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने हमारे लिए बहुमूल्य समय निकाला, और साथ ही साथ ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आगे ऐसी ही चर्चाओं में आप हमें अवश्य समय देते रहेंगे। जरूर जरूर, धन्यवाद आपका सर। आभार, नमस्कार नमस्कार।